बीबीसी दुनिया में आज देखिए सीरिया में गम, गुस्सा और उम्मीदें। सीरिया के हमा प्रांत में क्रिसमस ट्री जलाने की घटना से नाराज ईसाइयों ने किया प्रदर्शन। नकाबपोश बंदूकधारियों ने लगाई थी क्रिसमस ट्री में आग। सीरिया में अपनों की तलाश में वापस आ रहे हैं कई लोग। दिखाएंगे वो भावुक पल जब कई साल बाद बीबीसी रिपोर्टर वापस पहुंचे अपने घर। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। अपने देश के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं सीरिया छोड़ने वाले लोग, दिखाएंगे खबर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। कैसे पेजर और वॉकी टॉकी में धमाके कर हिजबुल्लाह के लड़ाकों को बनाया गया था निशाना, दिखाएंगे इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के पूर्व एजेंट्स का इंटरव्यू। यूक्रेन के उस कस्बे से दिखाएंगे रिपोर्ट जिसका क्रिसमस कैरल से है नाता। दिखाएंगे रूस के साथ जंग के बीच उस इलाके में क्यों नहीं गूंज रहे क्रिसमस के गीत। सीरिया बदलाव का दौर देख रहा है। कुछ लोग अब भी देश छोड़ना चाह रहे हैं तो कुछ इस उम्मीद में वतन लौट रहे हैं कि शायद अब वो शांति से जी पाएं। ऐसी ही चिंताओं और उम्मीदों की बात आज कवर स्टोरी में। पूरे सीरिया में ईसाई समुदाय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के बाद विरोध प्रदर्शन किया है। इस वीडियो में नकाबपोश बंदूकधारी हमा प्रांत के कस्बे में क्रिसमस ट्री में आग लगाते हुए दिख रहे हैं। राजधानी दमिश्क के बाद तुमा इलाके में लोग नारे लगा रहे थे कि अपने क्रॉस के लिए हम अपना बलिदान देंगे। उन्होंने नए इस्लामी प्रशासन से अल्पसंख्यकों की रक्षा की मांग की। सीरिया में बशर अल असद की सत्ता से हटने और राजधानी पर विद्रोही संगठन HTS का कब्जा हुए करीब 2 हफ्ते बीत चुके हैं। इस दौरान पहली बार सीरिया का ईसाई समुदाय विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतरा है। HTS का कहना है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया वो विदेशी लड़ाके हैं और उन्हें हिरासत में लिया गया है। और सीरिया में गृहयुद्ध की वजह से राजधानी दमिश्क के यारमुक इलाके में रहने वाले बहुत से लोगों को भागना पड़ा था। यहाँ के शरणार्थी कैंप में पूरे मिडिल ईस्ट से आए लोग रहते थे, जिनमें से ज्यादातर फलस्तीनी थे। उनमें से कई असद की सत्ता के अंत के बाद अपनों से मिलने की उम्मीद में यहाँ लौट रहे हैं। बीबीसी संवाददाता फराज किलानी भी इन्हीं में से एक थे, जो कई साल बाद उस जगह लौटे जहाँ वो 25 साल से रह रहे थे। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। कभी घेराबंदी, कभी कब्जा तो कभी गृहयुद्ध, इन सब ने इस जगह को तबाह कर दिया। 10 साल पहले दमिश्क के यारमूक इलाके में सबसे ज्यादा तबाही मची थी और मैं करीब 15 साल बाद यहां लौटा हूं। मार्च 2013 में यहां जबरदस्त संघर्ष चल रहा था। तब इस कैंप में रह रहे हजारों लोगों को असद सरकार ने खाना और पानी तक नहीं दिया। कई लोगों की भूख और बीमारी से जान चली गई थी। मैं अपने पड़ोसी मोहम्मद से मिला। उन्होंने बताया कि कई परिवार देश छोड़कर चले गए थे और उनके घर अब बर्बाद हो गए हैं। मेरे परिवार को जिस घर को छोड़कर भागना पड़ा, उस घर के दरवाजे तक मुझे नहीं मिले। जो चीजें तबाह नहीं हुई थीं, वो लूट ली गई थीं। इस घर में मैं लगभग 25 साल रहा। मेरी माँ हर वक्त खाने के लिए कुछ न कुछ बनाती रहती थी। उन्हें इस घर से प्यार था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। शायद उदासी। इस घर में तब बहुत रौनक रहती थी। जब मेरा परिवार यहां से भाग कर गया तो वो लोग कुछ कपड़े ही अपने साथ ले जा सके। यहां मेरा एक दोस्त रहता था। उनका परिवार हमारा बेहद करीबी था। उनके परिवार के एक शख्स को स्नाइपर ने मार डाला और बाकियों को देश छोड़कर शरणार्थी बनना पड़ा। असद के शासन के अंत के बाद कई लोग वापस अपने घर आ रहे हैं और उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनसे दोबारा मिलने की उन्हें उम्मीद भी नहीं बची थी। वो अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ साथ अपनी पुरानी जिंदगी को भी तलाश कर रहे हैं। इस कैंप के पास की कब्रगाह भी
बमबारी और ISIS की बर्बरता से बच नहीं पाई। हमें अलब्द और उनके पति मिले जो 2013 में एक हवाई हमले में मारे गए अपने बेटे की कब्र ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। हमने उसे यहीं दफनाया था। एक कब्र पर उसका नाम भी खुदा था, लेकिन अब वो नहीं मिल रहा। मेरे दूसरे बेटे को भी साल 2018 में गिरफ्तार कर लिया गया था। उसको सेडनाया जेल में डाला गया था। मैं उसे भी नहीं ढूंढ पा रही। असद के राज में जो तबाही मची, उसके निशान हर जगह देखे जा सकते हैं। बेहतर भविष्य की उम्मीद लेकर लौटने वालों के लिए डरावने दौर की यादों को भुलाना आसान नहीं होगा। BBC संवाददाता फेराज किलानी की रिपोर्ट। और बशर अल असद के सत्ता से हटने के बाद यूरोप के कई देशों ने शरण मांगने वाले सीरियाई लोगों के आवेदन स्वीकार करना बंद कर दिया है। BBC संवाददाता फरगल कीन ऐसे कुछ लोगों से मिले जो 10 साल पहले सीरिया से भाग कर आए थे। देखिए उनकी ये रिपोर्ट, जिसके कुछ हिस्से आपको परेशान कर सकते हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ देख पाऊंगा। मैं बहुत खुश हूँ। पिछली बार इनसे 12 साल पहले मुलाकात हुई थी। वो सीरिया से भाग कर आए हैं। वो गे और लोकतंत्र समर्थक हैं। असद की पुलिस ने उनका रेप किया था। उन्होंने एक एक कर मेरा रेप किया। मैं कहता रहा कि प्लीज ऐसा मत करो। फिर रेने को चुपचाप गुमनामी में रहने के लिए कहा गया, मगर अब ऐसा नहीं है। आज रेने शेविन हॉलैंड में रहते हैं और अपना चेहरा दिखाकर असद के सत्ता से हटने का जश्न मना रहे हैं। आज आप कैमरे के सामने क्यों आए? क्योंकि वो सरकार चली गई है तो डर भी चला गया। अब मुझे उनसे डर नहीं लगता। अब तो खुद बशर अल असद एक शरणार्थी बन गए हैं। जब कैदी जेल से बाहर आए तो कई सारी बुरी यादें ताजा हो गईं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कुछ देख पाऊंगा। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने ये सब देखा, लोगों को आजाद होते देखा। मैंने इन लोगों को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन उन लोगों में खुद को देखता हूँ। मुझे दिख रहा था कि कैसे उन लोगों ने मेरा रेप किया, मुझे टॉर्चर किया। सब कुछ फ्लैशबैक में दिखा। कुछ घंटों बाद मैं एक और शरणार्थी से मिला। उन्हें मैं तब से जानता हूँ जब सीरिया में युद्ध शुरू हुआ था। ये हमेशा से उम्मीदों से भरे थे। कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। हर अंधेरे की सुबह होती है। लगभग 10 साल पहले आंखों में बड़े बड़े सपने लिए 15 साल की नूजीन सीरिया के कुर्द बहुल इलाके से भागने की कोशिश कर रही थी। जब मैं उनसे मिला तो उन जैसे सैकड़ों हजारों शरणार्थी यूरोप जाने की कोशिश में थे। मैं अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती हूँ। वहां जाकर एलियंस ढूंढना चाहती हूँ। नूजीन बर्लिन में सुरक्षित हैं, लेकिन जर्मनी ने सीरियाई लोगों को शरण देना रोका हुआ है। वो कहती हैं कि अच्छा है कि असद का राज खत्म हुआ, लेकिन ये संघर्ष का अंत नहीं है। मैं जानती थी कि असद जैसा राष्ट्रपति रहते मैं कभी सीरिया नहीं जा पाऊंगी, जहां हम कभी ठीक से नहीं रह पाते थे। लेकिन अब वो अध्याय बंद हो गया है। लेकिन असल चुनौती अब शुरू होगी। सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हमारा देश बेहतर हो सकता है। ऐसा देश जहां शांति हो, प्यार हो, न कि डर या तबाही। सीरिया समेत कई जगहों के लोग चाहते हैं कि इनकी उम्मीदें पूरी हों। BBC संवाददाता फरगल कीन की रिपोर्ट। आपको याद होगा इस साल सितंबर में लेबनान में मौजूद ईरान समर्थित हथियारबंद गुट हिजबुल्ला के लड़ाकों के पेजर्स और वॉकी टॉकी में 2000 से ज़्यादा धमाके हुए थे। इन धमाकों में दर्जनों लोग मारे गए और हज़ारों घायल हुए। अब ये सामने आया है कि कैसे इजराइल ने इन धमाकों का पूरा प्लान बनाया और इस ऑपरेशन को अंजाम देने में पूरे 10 साल लगाए थे।
बीबीसी के सहयोगी अमेरिकी चैनल सीबीएस ने इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के 2 पूर्व एजेंट्स का इंटरव्यू किया। उन्होंने बताया कि इजराइल इस तरह के ऑपरेशंस को कैसे अंजाम देता है। देखिए बीबीसी संवाददाता जॉन डॉनिसन की रिपोर्ट। ये अब तक का सबसे हिम्मत भरा और खतरनाक खुफिया ऑपरेशन था। पूरे लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हजारों पेजर और वॉकी टॉकी बम की तरह फटे थे, जिससे अफरा तफरी मच गई थी। दर्जनों मारे गए और हजारों लोग घायल हुए थे। वॉकी टॉकी एक वैसा ही हथियार था जैसे कोई गोली, मिसाइल या मोर्टार। इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के पूर्व एजेंट्स ने पहचान छिपाते हुए बीबीसी के अमेरिकी सहयोगी चैनल सीबीएस को बताया कि इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया। हमारे पास विदेशी कंपनियां बनाने का अच्छा खासा नेटवर्क है और उनका इसराइली कनेक्शन निकालने का कोई रास्ता भी नहीं है। कई शेल कंपनियां बनाई जाती हैं जिससे सप्लाई चेन पर असर पड़ता है। ये हमारे पक्ष में ही होता है। हम एक नकली दुनिया बनाते हैं। हम एक ग्लोबल प्रोडक्शन कंपनी है। हम ही स्क्रिप्ट लिखते हैं, हम ही डायरेक्टर होते हैं, हम ही प्रोड्यूसर होते हैं और हम ही मुख्य कलाकार होते हैं। ये दुनिया हमारा रंगमंच है। इन एजेंटों ने हमें समझाया कि कैसे इन्होंने बीते 1 दशक में हिजबुल्लाह को ऐसे हजारों पेजर और वॉकी टॉकी बेचे जिनमें छोटी छोटी मात्रा में विस्फोटक थे। इनमें कई साल बाद बीते सितंबर में धमाके किए गए। अगर आप बटन दबाते हैं तो इससे सिर्फ एक शख्स घायल होगा, यानी आतंकवादी। यहाँ तक कि अगर उसकी पत्नी या बेटी भी साथ होगी तो सिर्फ उसे ही नुकसान होगा। एजेंट्स ने बताया कि उन्होंने इसकी तीव्रता मापने के लिए एक डमी पर इसे टेस्ट किया था, लेकिन असलियत में दर्जनों लोग इन हमलों में मारे गए, जिनमें आम नागरिक और बच्चे भी शामिल थे। हजारों और लोग भी इस हमले में घायल और विकलांग हो गए थे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने इस हमले को युद्ध अपराध कहा था। इतना तय है कि अब ऐसा हमला शायद ही हो पाए। पूर्व एजेंट्स का कहना है कि मोसाद अब अगले बड़े काम में जुट गई है और हिजबुल्लाह को अंदाजा लगाना होगा कि वो काम क्या है। बीबीसी संवाददाता जॉन डॉनिसन की रिपोर्ट। इस बीच मध्य पूर्व में अभी संघर्ष जारी है। बीती रात यमन के हूथी विद्रोहियों ने इजराइल के तेल अवीव शहर की ओर बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिसे इजराइल ने मार गिराया। इसके बाद इजराइल ने बाकी देशों से यमन के हूथी विद्रोहियों को आतंकवादी संगठन घोषित करने की अपील की है। इजरायली रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया जिसके कुछ घंटों बाद ही यह हमला हुआ। उन्होंने कहा था कि इजराइल हूथी गुट के नेतृत्व को वैसे खत्म कर देगा जैसे उसने हमास और हिजबुल्लाह के साथ किया है। इस्राइल काद्स ने इस बात की भी पुष्टि की कि जुलाई में तेहरान में हमास के नेता इस्माइल हानिया की हत्या के पीछे इजराइल का हाथ था। पिछले साल 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तब हानिया हमास के मुख्य नेता थे। और इजरायली प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि गजा में बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम समझौते को लेकर बातचीत थोड़ी आगे बढ़ी है। हालांकि उन्होंने कहा कि अंतिम समझौते तक पहुंचने में उम्मीद से ज्यादा वक्त लग रहा है। और बात रूस यूक्रेन जंग की जो 3 साल से चल रही है, और जंग के बीच ये तीसरा क्रिसमस आया है। रूस की सेनाएं लगातार पूर्वी यूक्रेन में आगे बढ़ती जा रही हैं। अब तो वो प्रोक्वोस्क शहर के चंद किलोमीटर ही दूर है। ये वो शहर है जहां यूक्रेन की सेना की भी भारी तैनाती है। लेकिन इस शहर का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। दुनिया भर में प्रसिद्ध क्रिसमस कैरल यानी गीत के कंपोजर का जन्म यहीं हुआ था। लेकिन अब वहाँ संगीत की जगह कौन सी आवाज़ गूंज रही है? देखिए बीबीसी संवाददाता जोनाथन बील की रिपोर्ट। वीरान नजर आ रहे इस शहर में क्रिसमस का कोई रंग नहीं दिखता, लेकिन यही वो जगह है जहां एक वक्त इस जाने माने कैरल के कंपोजर रहा करते थे। यह है पोक्रोस्क, रूस का अगला टारगेट। ज्यादातर लोगों को यहां से भागना पड़ा है। यहां क्रिसमस की रौनक नहीं है, बस गोलाबारी की आवाज गूंज रही है। यहां रुके हुए लोग जरूरत का सामान लेने के लिए ही घर से बाहर निकलते हैं। कईयों के पास ईंधन, पानी और बिजली तक नहीं है। इगोर कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि अगला हमला कहां होगा और हालात ऐसे हैं मानो बारूद के ढेर पर रह रहे हों। ओक्साना को यूक्रेन के जीतने की उम्मीद तो है, मगर बहुत कम। वो कहती हैं कि शायद पोक्रोस्क को रूस कब्जा लेगा। रूसी सेना अभी भी पोक्रोस्क शहर की ओर बढ़ रही है। जहां मैं खड़ा हूं वो वहां से चंद किलोमीटर दूर है
और मेरे आसपास जो नुकसान आप देख पा रहे हैं उसके अलावा भी बहुत कुछ तबाह हो रहा है। यूक्रेन का आरोप है कि रूस उसकी सांस्कृतिक पहचान को भी मिटाने की कोशिश कर रहा है। ये जानी पहचानी धुन जिसे कैरल ऑफ द बेल्स या यूक्रेन में शेद्रिक कहा जाता है, उसे मिकोला लियोंतोविच ने कंपोज किया था। वो पोक्रोस्क में इसी जगह म्यूजिक टीचर थे। लेकिन अब ये पट्टी ही इस बात की याद दिलाती है। हासिश परिवार ने कुछ महीने पहले पोक्रोस्क छोड़ दिया था। अब यहां का हाल देखकर वो हैरान है। यूलिया कहती हैं कि ये मंजर देखकर उन्हें रोना आ रहा है, लेकिन वो नहीं चाहती कि उनकी बच्चियां इस गाने को भूलें जो उनके घर और उनके शहर की पहचान है। जब मैं घर पर इसे प्ले करती थी तो खुशी होती थी। इससे सर्दियों और क्रिसमस की याद आती थी। लेकिन मेरे लिए अब ये सैड सॉन्ग बनकर रह गया है जो घर की याद दिलाता है। मैं वहां लौटना चाहती हूँ। And I really want to go back. मगर यूक्रेनी सेना के एक बैंड के लिए ये ऐसा गाना है जो डटकर खड़े रहने की प्रेरणा देता है। अब हथियारों को वाद्य यंत्रों की तरह इस्तेमाल कर जंग के मैदान में भी ये गूंज रहा है। हम फ्रंटलाइन पर तैनात किसी भी ब्रिगेड के पास जाकर किसी भी हथियार पर यूक्रेनी गानों पर परफॉर्म कर सकते हैं। इससे मनोबल बढ़ता है। ये थाल, ये ताल हिम्मत बढ़ाकर उन्हें लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। शेद्रिक बताता है कि एक सभ्य देश यूक्रेन जंग में है और अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है। यूक्रेन के लिए इस क्रिसमस पर इस धुन की बहुत अहमियत है। रूस भले ही इसके कस्बों और शहरों को तबाह कर पा रहा है, लेकिन वो इसकी अलग पहचान और इसके इतिहास को नहीं मिटा सकता। बीबीसी संवाददाता जॉनथन बील की रिपोर्ट। और क्रिसमस और सांता क्लॉज की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। माना जाता है कि क्रिसमस ईव पर सांता क्लॉज स्ले यानी बर्फ वाली बग्घी पर सवार होकर आते हैं और इस बग्घी को खींचते हैं रेनडियर्स। माना जाता है कि ये रेनडियर्स मेल हैं, लेकिन अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले जो हिरण हैं वो फीमेल हैं। आमतौर पर मादा हिरणों के एंटलर्स यानी सींग नहीं होते, मगर मेल और फीमेल दोनों रेनडियर्स के सींग होते हैं। तो फिर कैसे कहा जाता है कि सांता के रेनडियर्स मेल हैं या फीमेल? देखिए ये रिपोर्ट। क्रिसमस से जुड़ी एक ऐसी बात जो आपको चौंका देगी। सांता के रेनडियर नर हैं या मादा? रेनडियर हिरन की इकलौती ऐसी प्रजाति है जिसमें नर और मादा दोनों के सींग होते हैं। हालांकि नर रेनडियर क्रिसमस के समय अपने सींग खो देते हैं, लेकिन मादा रेनडियर के सींग बसंत के मौसम तक रहते हैं। सांता की बर्फ गाड़ी खींचने वाले रेनडियर्स के सींग हैं, इसलिए विज्ञान कहता है कि वो जरूर मादा हो। तो फिर बहुत से लोग ये कैसे मान लेते हैं कि ये रेनडियर नर हैं, मादा नहीं? पहली बार उनका जिक्र ट्वास द नाइट बिफोर क्रिसमस नाम की कविता में किया गया है। इसमें ज्यादातर रेनडियर के नाम दिए गए हैं, लेकिन कहीं नहीं कहा गया है कि वो नर हैं। Oh, definitely. I mean, it is so. मैं कई सालों से जेंडर के आधार पर काम के बंटवारे का अध्ययन कर रही हूँ, क्योंकि सांता के रेनडियर्स बाहर काम कर रहे हैं और वो भी ट्रांसपोर्ट का। ऐसे में ये दोनों ही चीजें मर्दाना मानी जाती हैं। Masculine typed areas. और शायद इसलिए इन रेनडियर्स को नर समझा जाता है। और अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का एक स्पेसक्राफ्ट इतिहास बनाने की तैयारी में है। ये तैयारी है सूरज के एकदम करीब जाने की। पार्कर सोलर प्रोब नाम का ये मिशन हमारे तारे के बाहरी हिस्से तक पहुंचेगा, जहां बहुत ज़्यादा तापमान होता है। ये सूरज के इतने करीब पहुंचने वाली इंसानों की बनाई पहली चीज़ होगी। 27 दिसंबर को इससे सिग्नल आने की उम्मीद है और तभी पता चलेगा कि ये मिशन सफल हुआ या नहीं। इस मिशन का मकसद सूरज को और करीब से जानना है। और कार्यक्रम को लेकर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ हम कल फिर इसी वक्त हाजिर होंगे।